नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी ने उतारा वोटर्स का कर्ज, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, 2024 पर भी दिया बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार को आखिर कब जिम्मेदारियों का होगा एहसास, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर सियासी जंग के बीच कांग्रेस का हमला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोलते तो हैं लेकिन उनकी तरह काम नहीं करते, शशि थरूर ने मोदी को घेरा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा में सोनिया गांधी ने उठाया सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा, फेसबुक ट्विटर पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर खीरी मामले में गवाहों को मिलेगी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को आदेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के लिए 2024 के चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने उतारा वोटर्स का कर्ज, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, 2024 पर भी बोले। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही भाजपा ने होली के त्योहार पर महंगाई का तोहफा देकर अपने मतदाताओं का कर्ज उतार दिया है। आटा, मैदा, तेल, घी समेत सब कुछ महंगा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में जनता भाजपा को करारा सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव नतीजों से जाहिर है कि जनता के बड़े वर्ग का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिल सकता। इशारों में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 51.5% वोट मिले और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। ऐसे भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी की 2.5 गुना सीट बढ़ाकर अपना रुझान जता दिया है और भाजपा की सीटों का घटाव भविष्य का संकेत है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के संरक्षण में अपराधी तत्व फिर सक्रिय हो उठे हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है। न कानून का डर है न पुलिस का खौफ, एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार को आखिर कब होगा जिम्मेदारियों का एहसास, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर सियासी जंग के बीच कांग्रेस का हमला। जी हां दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कश्मीर पंडित की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि कई कश्मीरियों को अपना घर छोड़ना पड़ा, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू की नीतियां पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पार्टी ने कश्मीरी पंडितों की बदहाली के लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना है। कांग्रेस का कहना है कि वीपी सिंह की सरकार, जिसे बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, दिसंबर 1989 में आई और कश्मीरी पंडितों का पलायन जनवरी 1990 से शुरू हो गया। तत्कालीन गवर्नर जगमोहन ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं। तथ्यों और सच्चाइयों से मुंह फेर मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से भाजपा को घेरने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। सुरजेवाला ने इस मसले पर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी बताएं कि जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साए में पलायन को मजबूर हुए, तब भाजपा के 85 सांसद, जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सरकार चल रही थी, वो क्या कर रहे थे। सीएम को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया। सुरजेवाला ने कहा कि याद करें, भाजपा समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था, तब राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया और उनकी आवाज उठाई, मगर भाजपा ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया। राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकालते रहे। ये तब भी वैसे थे और अब भी ऐसे ही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया कि 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया। कश्मीर में फिर से हालात बदतर हुए हैं, हिंसा बढ़ी और हजारों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा। जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए। नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक उगाएंगे। देश की इन दोनों प्रमुख पार्टियों के इस आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच कश्मीरी पंडितों के पलायन पर विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म
खूब चर्चा में है और बॉक्स ऑफिस पर भी इसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस फिल्म पे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोलते तो हैं, लेकिन उनकी तरह काम नहीं करते, शशि थरूर का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी कई बार सही बातें कहकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह लक्षण दिखाते हैं, लेकिन वो अपनी कथनी को करनी में नहीं बदलते। इतना ही नहीं, थरूर ने कहा कि पीएम मोदी जो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं, अगर वो वैसा करें तो वो देश की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। सागरिका घोष द्वारा लिखी अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी के लॉन्च के मौके पर शशि थरूर ने कहा कि कभी कभी पीएम मोदी अपने भाषण में सही बातें कहकर अपने अंदरूनी वाजपेयी को दिशा देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन्हीं मूल अंतर है। शशि थरूर ने पीएम मोदी के कश्मीर दौरे का जिक्र किया, जहां उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने और युवाओं को आतंक का रास्ता छोड़ने की अपील की थी। थरूर ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं, अगर वो अपनी कथनी को करनी में बदल दें तो देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। थरूर ने कहा कि अब संसद सरकार के फैसले की नोटिस बोर्ड की तरह बन गई है, जहां विपक्ष की कोई सलाह नहीं ली जाती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में सोनिया गांधी ने उठाया सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा, फेसबुक ट्विटर पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगाया कि ये राजनीतिक दलों के नैरेटिव को आकार देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बार बार नोटिस में आया है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे फेसबुक ने रूलिंग पार्टी का साथ दिया। ऐसे ही कई और रिपोर्ट में भी दावा किया गया है, जिसमें बताया गया कि फेसबुक ने खुद अपने नियम तोड़ते हुए सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार का पक्ष लिया है। गलत जानकारी के चलते देश के युवाओं और बुजुर्गों में नफरत भरने का काम किया जा रहा है। कंपनी इस बात से वाकिफ है, लेकिन अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर केस के गवाहों को मिलेगी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सभी गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। होली की छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोग मारे गए थे। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि आशीष को जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत था और सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में एक गवाह पर बीती रात हमला किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब की राजनीति में नया अध्याय, अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में भगवंत मान ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब की राजनीति में आज से नया अध्याय शुरू हो चुका है। भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री पद के तौर पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम पद की शपथ दिलाई और इसके बाद भगवंत मान ने राज्य की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी, वही लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। सीएम मान ने कहा कि आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी देश में बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्कूल और कॉलेजों का स्तर सुधारेंगे, दिल्ली की तर्ज पर पंजाब का विकास करेंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। साथ ही लाखों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का प्लान, होली के बाद होगा डोर टू डोर कैंपेन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह केंद्र सरकार को बताया गया है और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की देरी को देखते हुए एक नया प्लान बना लिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने समर्थन आधार को बढ़ाने और अपने कैडर को सक्रिय करने के लिए होली के बाद एक विशाल डोर टू डोर कैंपेन करेगी। पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण जैसे कुछ मुद्दे उठाए थे। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने एक नई योजना बनाई है, जिसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी का चुनाव में डर का हवाला दे रही है और इसके आधार पर ही अपनी रणनीति तैयार
कर रही है। हिजाब बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मिली है चुनौती और छात्रा ने दायर कर दी है याचिका। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। एक छात्रा निबा नाज ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी और अदालत ने इसके साथ ही राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखा। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है और जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति JM खाजी की पीठ ने आदेश का एक अंश पढ़ते हुए कहा कि हमारी राय है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा